ऑल राइट। सो आज हमारा वॉइस का दूसरा लेक्चर है और वॉइस के पहले लेक्चर में हमने वॉइस के कंसेप्ट क्या होते हैं और लगभग 20 क्वेश्चंस किए थे। और आज हम फिर इन्फिनेटिव शुरू कर दिया था हमने कि इन्फिनेटिव अगर दिया हो तो उसको कैसे चेंज कर दें वॉइस में। सो आज हम क्वेश्चन 19 कर लिए थे शायद। सो आज क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ठीक है। देखिए, they say that Kamal speaks English. They say that Kamal speaks English. हमें इसको चेंज करना है। अब आप फिर से देखें कि यहाँ पर से जो है वो मेन वर्ब है। इस से मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा दैट कमल स्पीक्स इंग्लिश ये है, ये नॉन क्लॉज ही इस पूरे से वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो जब कोई क्लॉज ही किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दें तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि आप जो है से वर्ब को जो वर्ब दी हुई है मेन वर्ब उसका आप पैसिव बना दीजिए इट एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करके, किसके लिए? क्लॉज के लिए। सो पहला हम तरीका देखते हैं कि हम इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस क्लॉज के लिए यूज कर लेंगे और फिर इस से वर्ब का पैसिव बना देंगे। सो इट इज सेड बाय देम, ठीक है। इट हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस नाउन क्लॉज के लिए यूज कर लिया, इट इज सेड बाय देम। अब जिस क्लॉज के लिए हमने ये इट यूज किया है उस क्लॉज को उतार देंगे। इट इज सेड बाय देम दैट कमल स्पीक इंग्लिश। इट इज सेड बाय देम दैट कमल स्पीक इंग्लिश। फिर से अब आपको समझ में आ गया वो स्पीक क्यों कर दिया हमने, क्योंकि ये जो से वर्ब है ये ओपिनियन शो कर रहा है और ओपिनियंस को या फिर इमेजिनेशंस को हम उसमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। पहला तरीका तो ये। फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, इसको भी एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। वो देखें, नॉन फाइनाइट पढ़ाया, नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव वाला मैंने पढ़ाया था आपको। अब देखें आप, दे से दैट कमल स्पीक्स इंग्लिश। इसको आप दूसरा एक तरीके किससे बना सकते हैं कि मैंने बताया नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका भी आप बना दीजिए, क्योंकि मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। तो अब उस नॉन फाइनाइट का बना देंगे, कमल इज सैड टू स्पीक इंग्लिश। कमल इज सैड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कमल को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, तो ये भी बन जाएगा इसका, कमल इज सैड टू स्पीक इंग्लिश। अब इसमें आप देखिए टू स्पीक का भी सब्जेक्ट कमल है, इज सैड का भी सब्जेक्ट कमल है, ठीक है। कमल इज सैड टू स्पीक इंग्लिश बाय देम, उसको अब लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप दूसरा देखें 21, दे से दैट, से नहीं है सैड है, दे सेड दैट कमल स्पोक इंग्लिश। ये आपको टू स्पीक समझ में आया। इन्फिनेटिव का यूज नॉन फाइनाइट में बताया था कि इन्फिनेटिव का यूज आप तब करते हैं मेन एक्शन के बाद वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। पहले उन्होंने कहा बाद में ये एक्शन हुआ होगा, ठीक है। सो इन्फिनेटिव का यूज मेन एक्शन के बाद अगर आपको रिप्रेजेंट करना कोई एक्शन नॉन फाइनाइट वर्ब से तो उस केस में आपको इन्फिनेटिव का यूज करना है। सो कमल इज सेड टू स्पीक इंग्लिश। अब इस पे आ जाइए, दे से दैट कमल स्पोक इंग्लिश। ऊपर वाले और नीचे वाले में बस फर्क ये है कि इसको हमने B2 कर दिया है।
अच्छा, अब आप इसको क्या, पहले वही एक तो ये तरीका होगा कि आप इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नॉन क्लॉज के लिए यूज करिए और मेन वर्ब का बना दीजिए पैसिव। सो इट इज सेड बाय देम, इट इज सेड बाय देम दैट, ठीक है, दैट क्लॉज को लिखिए कमल दैट कमल स्पोक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश, एक तो ये बन जाएगा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि आप इन्फिनेटिव का भी बना सकते हैं, इन्फिनेटिव को यूज़ करके। किस तरीके से इन्फिनेटिव का आप यूज़ करते हैं, मेन एक्शन के बाद हो किए गए एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने पहले कहा है, बाद में ये स्पोक का काम हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कमल को सब्जेक्ट बनाइए, कमल इज सैड, कमल इज सैड। अच्छा, अब टू स्पीक नहीं होगा, कमल इज सैड टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये पास्ट में है, ये एक्शन पहले हो गया होगा। तो इस केस में आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा। कमल इज सैड टू हैव स्पोकन, टू हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट का एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना है। कमल इज सैड टू हैव स्पोकन इंग्लिश। एनीवे, ये दो हो गए। ये समझ में आ गया आपके किस तरीके से किया हमने। कमल इज सैड टू स्पीक इंग्लिश, इन्फिनेटिव का यूज आप मेन वर्ब के बाद जो एक्शंस होते हैं उनको दिखाने के लिए करते हैं। पहले ये कहा गया कमल, ये एक्शन बाद में होगा, तो हमने इस वर्ब को ही, कमल को एज ए सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और फिर ये इन्फिनेटिव यूज कर दिया। अब आप आगे देखें हम किस तरीके से होगा। इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप कर लेना। They say that Kamal can speak English. 21, sorry 22 है। They say that Kamal can speak English। अच्छा, एक तो वही मैंने बताया कि आपको इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नॉन क्लॉज के लिए यूज करिए और मेन वर्ब का आप बना दीजिए पैसिव। सो वही तरीका, इट इज सैड बाय देम दैट कमल, ठीक है। अब यहां पर देखें, अब आप कैन का यूज नहीं करेंगे, कैन का जो पास्ट में इक्विवेलेंट मॉडल है आप उसका यूज करेंगे। तो इट इज सेड बाय देम दैट कमल कुड स्पीक इंग्लिश, एक ये हो गया। दूसरा, आप इस मॉडल फ्रेज का भी बना सकते हैं, कैन स्पीक का, कमल को एज ए सब्जेक्ट यूज करके। सो कमल इज सैड कमल इज सैड। अब आप देखिए, मॉडल्स का तो इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट जो मॉडल, ये जो कैन मॉडल है, इसके इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो कैन एबल टू डू समथिंग होता है। कैन एबल टू डू समथिंग, कैन का यूज तभी करते हैं जब आप एबल टू डू समथिंग के लिए, ठीक है। कैन का मतलब एबल टू डू समथिंग। सो अब आप मॉडल का टू कैन तो नहीं बना सकते, टू कैन स्पीक इंग्लिश, वो गलत हो जाएगा। तो उसकी जगह इसके जो इक्विवेलेंट फ्रेज है उसका आप यूज करिए, उसका इन्फिनेटिव तो बना सकते हैं, तो उसका बना दीजिए। कमल इज सैड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। हमने इस कैन की जगह ये टू बी एबल टू कर दिया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। कैसे, एक बार आप देख लीजिए। स्पीक का इन्फिनेटिव आप टू स्पीक बना देंगे, सही है। चलो, परफेक्ट में अगर स्पोक है, इसका इन्फिनेटिव बनाना है तो परफेक्ट पार्टिसिपल टू हैव स्पोकन कर सकते हैं।
लेकिन कैन का नहीं बना सकते ना, लेकिन कैन के इक्विवेलेंट जो आप फ्रेज यूज करते हैं वो एबल टू होता है, तो आप उसका तो बना सकते हैं टू बी एबल। तो हम कैन का टू कैन नहीं कर सकते, तो इसके इक्विवेलेंट जो फ्रेज है उसका हम बना सकते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए, मॉडल्स अगर मॉडल का इन्फिनेटिव नहीं बना पा रहे हैं तो उनके इक्विवेलेंट जो फ्रेजेस हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं हम उनका यूज़ कर लेते हैं मॉडल्स की जगह। ठीक है। सो कमल इज सेड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब आप ये क्वेश्चन देखिए 23। मोस्ट पीपल बिलीव दैट घोस्ट्स हैव टीथ। मोस्ट पीपल बिलीव दैट घोस्ट हैव टीथ। पहला वही दैट घोस्ट हैव टीथ, ये जो है नाउन क्लॉज है, वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर वर्ब बिलीव हेयर। तो हम एक इसका जो है वो इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करके बिलीव का बना दें मॉडल जो है पैसिव। तो आप पहला इस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज बिलीव्ड बाय मोस्ट पीपल। इट इज बिलीव्ड बाय मोस्ट पीपल, आपने इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर लिया इस नॉन क्लॉज की जगह। अब उस जिसकी जगह यूज किया है उस क्लॉज को उतार दीजिए। दैट घोस्ट्स हैव टीथ, एक तो ये बना दिया आपने। अच्छा दूसरा तरीका वही, आप जो मेन इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या मेन ये जो घोस्ट है इसको एज एन सब्जेक्ट यूज करिए और फिर इन्फिनेटिव का यूज कर लीजिए। तो घोस्ट्स आर बिलीव्ड, घोस्ट्स आर बिलीव्ड। अच्छा अब हैव है, पहले बिलीव किया गया है, बाद में ये होगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो आप उसके इसमें घोस्ट आर बिलीव टू हैव टीथ। घोस्ट आर बिलीव टू हैव टीथ बाय मोस्ट पीपल। अब बाय मोस्ट पीपल यहाँ पर सेकेंडरी आप लिखें नहीं लिखें तो कोई बात नहीं है, बाय मोस्ट पीपल एक आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपने जो दूसरी वर्ब थी उसको हमने इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर पास्ट में था तो उसको परफेक्ट में लिख दिया। ठीक है, टू हैव टीथ इन्फिनेटिव वाला हमने पढ़ाया आपको कि इन्फिनेटिव का कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ से वाला कंसेप्ट है ये। अब आप ये देखिए, यू आर टू प्रोटेक्ट इट 24। यू आर टू प्रोटेक्ट इट, यू आर टू प्रोटेक्ट इट, इसका हमें बनाना है। अब आप देखें यहाँ पर टू प्रोटेक्ट इन्फिनेटिव है, आर जो है ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब में भी ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब का इन्फिनेटिव, लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। इस उन केसेस में जहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज़ की गई हो एज ए मेन वर्ब तब आप उनका पैसिव नहीं बना सकते, लेकिन इस इन्फिनेटिव का तो बना सकते, इस नॉन फाइनाइट वर्ब का तो बना सकते ना, तो उसका बना दीजिए। ठीक है, इस लिंकिंग वर्ब पर इस आर का क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है यूज्ड एज अ मेन वर्ब, और जब लिंकिंग वर्ब को एज ए मेन वर्ब बी की जितनी फॉर्म्स होती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब ऑफ सेंसेशन भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, तो उनका आप पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेशन में कुछ वर्ब्स हैं जिनका बन सकता है जब वो एक्शन रिप्रेजेंट करें, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यू आर टू प्रोटेक्टेड, आर यहाँ पर मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुई है, तो आप इसका पैसिव नहीं बना सकते। अब क्या बचा आपके पास, ये ऑप्शन बचा इन्फिनेटिव का बन सकता है, क्योंकि इन्फिनेटिव भी सेम ही वर्ब्स होती हैं, अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रखती हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस इन्फिनेटिव का बना सकते हैं। तो देखिए इन्फिनेटिव का आप एज ए सब्जेक्ट लिखिए इट, टेंस के अकॉर्डिंग इट इज। अब इस इन्फिनेटिव का बनाएंगे तो टू बी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, टू बी प्रोटेक्टेड। इस समझ में आया किस तरीके से बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये जो है एक्टिव फॉर्म है, इसका इन्फिनेटिव आपको बी के साथ बना देंगे। इट इज टू बी प्रोटेक्टेड बाई यू, ये बन जाएगा।
इस आर का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आर लिंकिंग वर्ब है, जब लिंकिंग वर्ब का नहीं बन रहा तो इन्फिनेटिव का हमने बना दिया। इन्फिनेटिव का जब हम बनाएंगे तो बी के साथ 2 + बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये बी खुद फ्रेश फॉर्म है, ठीक है। तो इट इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय यू, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, ये 24 हो गया। सो लिंकिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनते हैं, उसके बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर पैसिव पॉसिबल हो तो अब आप उसको बना दीजिए। अब आप ये देखिए, वी आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट सून, वी आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट सून, वी आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट सून। अब आप देखिए यहाँ पर फिर आर एज ए लिंकिंग वर्ब यूज की गई है, आर लिंकिंग वर्ब यूज की गई है। और आपको जब हम लिंकिंग वर्ब एक बार और पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए सब्जेक्ट्स, लिखे गए जो चीज़ें हैं, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर गोइंग जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा और गो का भी पैसिव बनेगा, ये एक फ्यूचर इवेंट है। तो उस केस में आप जो है, जब ऐसा केस हो कि जहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो और उसका पैसिव पॉसिबल ना हो, तो आप उस नॉन फाइनाइट वर्ब का बना दीजिए। ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट सून। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब टू लॉन्च है, इसका ऑब्जेक्ट तो ये प्रोडक्ट हो गया, तो अब आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्ट, अब इसके अकॉर्डिंग इज गोइंग आ जाएगा, इस गोइंग को तो आप ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे, द प्रोडक्ट इज गोइंग। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे टू लॉन्च का, तो टू बी लॉन्च्ड हो जाएगा, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाई अस, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाई अस, ठीक है। और सून जो एडवर्ब है वो आप ऐसे ही उतार दीजिए। इतना समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया, ठीक है। उसका नहीं बन रहा था तो हमने फिर इस इन्फिनेटिव का बना दिया, नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब आप ये देखिए, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। फिर से यहाँ पर जो है वो इज लिंकिंग वर्ब है, टाइम इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, नहीं बनेगा इसका पैसिव, तो इसके बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का आप पैसिव बना दीजिए। तो इट इज टाइम टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। इस केस में अब आप देखिए क्या करेंगे, इसका ये सब्जेक्ट इन्फॉर्म कौन होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे। सो अब आप देखें, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया गया है, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। कौन कौन से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, इट होता है, देयर होता है, उनकी पोजीशन एज इट इज रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। सो अब आप देखें, इज लिंकिंग वर्ब है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस नॉन फाइनाइट वर्ब टू इन्फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है वो आवर पेरेंट्स है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की पैसिव में जो है पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। तो अब आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट यूज किया गया है, देयर यूज किया गया हो, तो उस केसेस में आप उनकी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो इट की जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो एज इट इज रहेगा, इट का इट, जब इट की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो इस लिंकिंग वर्ब की भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इट इज टाइम, इसकी भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो होगी टाइम की भी चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, फिर इसका पूरा का पूरा ये इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करके एज ए पूरी फ्रेज हमने लिख दी एज इट इज, ठीक है। तो इट इज टाइम, ये क्यों समझ में आ गया? क्योंकि इट हमने क्यों चेंज नहीं किया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने की वजह से। तो इट इज टाइम, ठीक है। अब हम इसका बना सकते हैं, इट इज टाइम फॉर आवर पेरेंट्स। ये हमने चेंज क्यों नहीं किया, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसका पैसे बना देंगे, इट इज टाइम, अभी देखो इसको सब्जेक्ट बना दिया फॉर आवर पेरेंट्स,
टू बी इन्फॉर्म्ड। इतना समझ में आ गया? कैसे किया? क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो उसको हमने एज इट इज ऐसे ही उतार दिया, बाकी फिर हमने पैसिव सिर्फ इसका बनाया है। ठीक है, इसका ये देखो, आवर पेरेंट्स इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट का पूरा पूरा वो बन गया। इट इज टाइम फॉर आवर पेरेंट्स टू बी इन्फॉर्म्ड। इतना समझ में आ गया? या इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, ठीक है, इट इज अपॉर्चुनिटी हो, तो उन केसेस में आप उसको एज इट इज उतार देंगे और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उनका हम पैसिव बना देंगे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। अब आप देखें एक और, यहां से इसको भी समझिएगा। देयर आर सम इश्यूज टू डिस्कस। देयर आर सम इश्यूज टू डिस्कस, इसका हमें पैसिव बनाना है। सो देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की पैसिव में भी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो एज इट इज लिख देंगे देयर। जब देयर की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो होगी चेंज आर की भी नहीं, जब आर की चेंज नहीं होगी तो सम की भी नहीं होगी। अब देयर आर सम इश्यूज, ठीक है, होगा इस इश्यूज का भी चेंज नहीं, देयर आर सम इश्यूज। अब हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव किसका बना सकते हैं? इस टू डिस्कस का ही बना सकते हैं। तो देयर आर सम इश्यूज टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, एक बात यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली ये है कि देयर आर सम इश्यूज टू डिस्कस, ये पहले से ही पैसिव सेंस दे रहा था। ये नॉन फाइनाइट वर्ब टू डिस्कस पहले से ही पैसिव सेंस में थी। ठीक है, पैसिव मतलब सब्जेक्ट कोई और ही डिस्कस करेगा, देर तो करेगा नहीं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे। हमने सिर्फ क्या करा है, ये सेंस तो पहले से पॉजिटिव था, पैसिव था इसका, सिर्फ और सिर्फ हमने इसका स्ट्रक्चर पैसिव बना दिया, बस स्ट्रक्चर पैसिव बना दिया, वरना सारी चीज़ें सेम थी इसमें। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जैसे कि बहुत सारी किताबों में आपने लिखा हुआ देखा होगा, देयर इज नो फूड टू ईट, ये आपने लिखा हुआ देखा होगा, देयर इज नो फूड टू ईट। ये तो हर किताब में होता है कि इसका पैसिव आप बनाते हैं, देयर इज नो फूड टू बी ईटन, टू बी ईटन, ये बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये तो किताबों में लिखा हुआ रटा हुआ है। क्यों? क्योंकि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसको हमने एज इट इज उतार दिया। जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो होगी इस लिंकिंग वर्ब की भी नहीं, और फिर जब लिंकिंग वर्ब के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट लेके जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट की भी नहीं होगी। नो फूड को भी एज इट इज उतार दिया। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या फिर नाउन हो सकता है। अच्छा, देयर इज नो फूड टू ईट, तो अब आप यहाँ से देखिए टू ईट ये पहले से ही पैसिव था, टू ईट पहले से पैसिव था, इसका सेंस पहले से ही पैसिव था, लेकिन पैसिव फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी पैसिव और ये भी पैसिव। फर्क क्या है कि टू ईट पैसिव सेंस तो दे रहा है लेकिन पैसिव फॉर्म में नहीं है, और ये पैसिव फॉर्म में भी और पैसिव सेंस भी दे रहा है। यहाँ से एक बात आप क्या रेफर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव सेंटेंस तो पैसिव मीनिंग कन्वे कर सकता है। एक्टिव सेंटेंसेस कैन कन्वे पैसिव मीनिंग। एक्टिव सेंटेंस पैसिव मीनिंग कन्वे कर सकता है, जैसे कि इस सेंस में आप देखिए, लेकिन पैसिव सेंटेंस कभी एक्टिव मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता, एक्टिव मीनिंग नहीं कर सकता कन्वे। आप यहां देख रहे हैं, ये पहले से ही पैसिव सेंस था, सेंटेंस एक्टिव है लेकिन इसका सेंस टू ईट का जो सेंस है वो पैसिव है। तो एक्टिव सेंटेंसेस कैन कन्वे पैसिव मीनिंग बट पैसिव सेंटेंस कैन नॉट कन्वे एक्टिव मीनिंग। इतना समझ में आ गया ये कैसे हुआ? क्योंकि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका हमने पूरा एज इट इज उतार दिया। ये टू ईट पहले से पैसिव सेंस में था लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर नहीं था, तो इस टू ईट को हमने पैसिव बना दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखाते हैं कि हमने बताया एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव मीनिंग एक्टिव सेंटेंस से ले सकते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस से एक्टिव मीनिंग नहीं ले सकते।
वो कैसे, देखिए तुमने फसल का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे के लिए। फॉर देखिए एक्टिव सेंटेंस से आप पैसिव मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस से एक्टिव मीनिंग नहीं ले सकते। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आई एम टू टीच, आई एम टू टीच, ठीक है। इस सेंटेंस में आप ये बताइए, चलिए आई एम टू टीच, ये कहने वाला कौन होगा? एक टीचर होगा या फिर एक स्टूडेंट होगा। एम तो लिंकिंग वर्ब है, टू टीच इन्फिनेटिव है, ठीक है। सो अब हमें ये पूछना है कि ये बताना है कि ये स्टूडेंट कहेगा आई एम टू टीच, स्टूडेंट अगर ये कहे आई एम टू टीच तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे पढ़ना है, ये टीचर कहे तब। सो इसमें ये वाला सेंटेंस कहने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर दोनों हो सकते हैं। आई एम टू टीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आया आपको क्लास में, तो मैंने पूछा किसको पढ़ना है, तो आपने बोल दिया आई एम टू टीच, तो वहाँ पर पैसिव हो जाएगा, स्टूडेंट हो गया आप, क्योंकि पढ़ाना मुझे है, ठीक है। या फिर बहुत सारे टीचर्स एक साथ आ गए, अब आप ये पूछने लगे कि किसको पढ़ाना है, सो वहाँ पे मैं बोल दूंगा कि आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है। सो ये हालांकि एक्टिव फॉर्म में है ये टू टीच वर्ब इन्फिनिटिव, लेकिन इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था। तो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर टीचर बोल रहा है आई एम टू टीच तो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, अगर स्टूडेंट ने बोला आई एम टू टीच तो वहाँ पे पैसिव हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम टू टीच, इफ अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, आई एम टू बी टॉट। अगर किसी ने ये बोल दिया आई एम टू बी टॉट तो अब बात पक्की होगी, अब तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, अब इसको स्टूडेंट ही बोलेगा, आई एम टू बी टॉट, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन आई एम टू टीच में स्टूडेंट भी बोल सकता है और टीचर दोनों बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो वहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसको पढ़ना है, अगर टीचर बोल रहा है तो पढ़ाना है। लेकिन आई एम टू बी टॉट में पैसिव है तो अब ये स्टूडेंट ही बोलेगा, टीचर नहीं बोलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक्टिव सेंटेंसेस कैन कन्वे पैसिव मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, बट पैसिव सेंटेंसेस कैन नेवर कन्वे एक्टिव मीनिंग, ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। तो बताने का मतलब ये था कि अगर बीई की, ठीक है, बीई की फॉर्म के बाद हम इन्फिनिटिव लिख दें, बीई की फॉर्म के बाद इन्फिनिटिव लिख दें, सो ये दोनों मीनिंग कन्वे कर सकता है, एक्टिव भी और पैसिव भी, ठीक है। एक्टिव और पैसिव दोनों मीनिंग कन्वे कर सकता है, बस अगर, ठीक है। तो वहां पर अगर बाय द वे आपको उससे पैसिव ड्राइव करना है तो सिर्फ उस इन्फिनिटिव का पैसिव बना दीजिए, बाकी तो फिर वो पूरा स्ट्रक्चर पैसिव में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव अ बुक टू रीड, दे हैव अ बुक टू रीड। अब आप देखें इसको, अब आप इसको देखें, मैंने आपको एक बात वही बोली कि एक्टिव मीनिंग पैसिव कन्वे कर सकता है। हमने बताया था कि मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है, सॉरी क्या बोल दिया, मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो अब इस हैव का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और टू रीड का सब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक बात यहाँ से क्लियर है कि इसका सब्जेक्ट हो गया, क्या ये डूअर है? टू रीड का आ बुक डूअर है? वो डूअर तो नहीं है, डूअर तो ये दे है इस टू रीड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव टू रीड है ये पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। कौन सा? पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, क्योंकि आ बुक तो टू रीड का सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, हालांकि पैसिव फॉर्म में नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस।
ये वाली बात आप याद रखना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमल एक्सपेक्टेड टू विन ऑल द मैचेस। कमल एक्सपेक्टेड टू विन ऑल द मैचेस। इसका आप कैसे बनाएं, तो कैसे बनाएंगे वो आप देख लेते हैं। चलिए, मैंने बताया एक्सपेक्टेड ये मेन वर्ब है, टू विन इस इन्फिनेटिव हो गया, ऑल द मैचेस आपने बना दिया। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई कमल, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई कमल दैट, ठीक है, ही बाई कमल दैट ही वुड विन ऑल द मैचेस। एक आपने ये बना दिया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई कमल दैट ही वुड विन ऑल द मैचेस, एक ये बनाया, और किसी ने एक ये बना दिया, ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड, ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड। अब इन्फिनेटिव का आपने बना दिया, टू बी वन बाई कमल। ये दो लोगों ने आपने बनाया, कमल एक्सपेक्टेड टू विन ऑल द मैचेस, और तो पहले आपने ये बनाया कि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द कमल दैट ही वुड विन ऑल द मैचेस, एक ये बना दिया, ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है ये, वर एक्सपेक्टेड टू बी वन बाई कमल। इसमें हमने क्या करा कि इस एक्सपेक्टेड वर्ब को जो है उसका पैसिव बना दिया, इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करके, और उसके बाद पूरा का पूरा वो हमने क्लॉज उतार दी, ये इन्फिनेटिव क्लॉज। सो अब आप ये देखें, और इसमें हमने क्या करा, इस ऑल द मैचेस को हमने सब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर दिया। सही कौन सा है ये बताना है हमें, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। इसकी वजह सुन लीजिए, वजह क्या है। देखिए पहले इस वाले पे आ जाते हैं, ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड, ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड का मतलब ये होगा कि मैचों को एक्सपेक्ट किया गया था, टू बी वन बाई कमल, कमल जीत जाएगा, ये मतलब यहाँ पर ये मैच को जीत जाएगा, ये एक्सपेक्ट करने वाले कोई दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि कमल मैच जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आप देखें, कमल ने खुद एक्सपेक्ट किया है, कमल ही एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, जीतने को, कि वो ही सारे मैच जीतेगा। तो और इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड, वर एक्सपेक्टेड मतलब पैसिव फॉर्म, सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, पैसिव में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है। सो ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड, यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट तो ऑल द मैचेस है, लेकिन डूअर नहीं है एक्सपेक्ट करने का, जब और डूअर नहीं है मतलब, और बाई प्रीपोजिशन डूअर के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अच्छा, बाई प्रीपोजिशन जिस वर्ब से पहले यूज करते हैं वो उसको क्वालिफाई करती है, तो बाई प्रीपोजिशन हमें टू बी वन से पहले यूज किया तो ये इसको क्वालिफाई करेगा। ऑल द मैचेस वर एक्सपेक्टेड का मतलब ये हो गया कि दूसरे लोग हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमल जीतेगा मैच, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वहां पर तो ये कि कमल ही एक्सपेक्ट कर रहा है और जीतने को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दोनों चीजें कमल ही कर रहा है। इस केस में ये वाली बात गलत हो जाएगी। फिर हमने क्या करा, इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, इट वॉज एक्सपेक्टेड। किसने एक्सपेक्ट किया, कमल ने, कमल को लिख दिया हमने, दैट ही वुड विन ऑल द मैचेस, ये पूरा का पूरा कमल ने ही एक्सपेक्ट किया था कि वो जीतेगा भी, और एक्सपेक्ट करने वाला दोनों कमल थे, तो वो हमने क्लॉज पूरी यहाँ पर उतार दी, दैट ही वुड विन ऑल द मैचेस। अच्छा, वुड क्यों कर दिया, क्योंकि पास्ट में हमने जब इसको यूज किया है वहाँ पे स्ट्रक्चर पास्ट वाला, ठीक है। तो ये गलत क्यों हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ये है कि एक्सपेक्ट कोई और कर रहा है और जीत कोई और रहा है, और है ऐसा नहीं, कमल ही एक्सपेक्ट कर रहा है और कमल ही जीतने को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो टू विन और एक्सपेक्ट दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है यहाँ पर,
मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी वही होता है जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो टू विन का सब्जेक्ट भी कमल है और एक्सपेक्ट का सब्जेक्ट भी कमल है, ठीक है। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड। अब आप यहाँ देखो ही जो है वो कमल के लिए यूज़ किया गया है या कमल के लिए, आप कमल लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई कमल, ठीक है। बाई प्रीपोजिशन डूअर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। दैट ही वुड विन ऑल द मैचेस, तो ही जो है वो कमल के लिए यूज़ कर दिया गया, वुड विन ये भी इसने ही काम किया है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से हमने ये किया, ठीक है। सो एक ये था आपका, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको आप समझ लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया। अच्छा अब आप देखें, दिस फ्रूट इज टेस्टी, ये हटाइए। अब हमें ये बनाना है, द फ्रूट टेस्ट्स स्वीट, द फ्रूट टेस्ट स्वीट। ऑलराइट, टेस्ट यहाँ पर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का जो है पैसिव नहीं बनता है। फिर मैंने आपको बताया लेकिन टेस्ट, ठीक है, हेयर, लिंकिंग वर्ब का पैसिव कब नहीं बनेगा, टेस्ट हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, सी हो गया। अगर ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है तब इनका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये एक्शन वर्ब की तरह, ये एक्शन भी तो हो सकता है, अगर एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रही है तो उस केस में इनका पैसिव बन सकता है। द फ्रूट टेस्ट स्वीट्स, अब हमें इसका पैसिव बनाना है। सो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए नाउन या फिर एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, उसी को डिफाइन करते हैं। तो अब हम नहीं, टेस्ट का तो इस सेंस में तो नहीं बना सकते पैसिव, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि हाँ, आप ये देखिए, द फ्रूट इज स्वीट, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए, एक आप पहले ही देख ले, ही इज अ पुलिसमैन, ही इज अ पुलिसमैन, ठीक है। अब यहाँ पर ये इज लिंकिंग वर्ब है और पुलिसमैन इसका कॉम्प्लीमेंट है इसका, और ये पुलिसमैन कोई और नहीं, ही है, ठीक है। सो द फ्रूट टेस्ट स्वीट, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द फ्रूट इज स्वीट। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको बीई की फॉर्म रिप्लेस कर देती हैं बिना किसी मीनिंग में चेंज लाए हुए, ठीक है। देखिए अब इस टेस्ट एक लिंकिंग वर्ब है, इसको मैंने बीई की फॉर्म इज से रिप्लेस कर दिया, कोई मीनिंग में चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर से इस वाली बात को सुन लो, लिंकिंग वर्ब एक बार और पढ़ा देंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर दें, उस लिंकिंग वर्ब को बीई मतलब इज एम आर वॉज वर्ब से रिप्लेस कर दें, तो उस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। वही हमने किया है, द फ्रूट इज स्वीट, द फ्रूट टेस्ट स्वीट, टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, इस टेस्ट लिंकिंग वर्ब को मैंने एक बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर दिया, तो द फ्रूट इज स्वीट। अब भी कोई चेंज नहीं है, मीनिंग में भी आप हिंदी से ट्रांसलेट करके देखोगे तब भी कोई चेंज नहीं आया नजर आएगा आपको, ठीक है। द फ्रूट इज स्वीट। अच्छा, ये वाली बात जब आपको समझ में आ गई होगी कि लिंकिंग वर्ब को बीई की फॉर्म रिप्लेस कर देती है बिना मीनिंग को चेंज किए हुए। तो अब आप देख लीजिए, इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, द फ्रूट इज स्वीट, एक कंजंक्शन का यूज किया व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड। अब यहाँ पर आप देखिए, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर जो टेस्ट वर्ब है इसको मैंने एक्शन वर्ब बना दिया, ये जो लिंकिंग वर्ब टेस्ट है इसको अब हमने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और जब लिंकिंग वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं तब उनका आप जो है वो पैसिव बना सकते हैं।
सो अब भी सेंस वही है, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। यहाँ पर इस टेस्टेड को अब मैंने एज एन एक्शन वर्ब यूज़ किया है, और जब लिंकिंग वर्ब को एज एन एक्शन यूज़ करेंगे तो उनका पैसे बन सकता है। इतना समझ में आ गया? इसको 2 बार समझना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, द फ्रूट टेस्ट स्वीट, द फ्रूट इज स्वीट, अब भी मीनिंग वही सेम है, व्हेन इट इज टेस्टेड, तो वहाँ पे टेस्टेड को एज एन एक्शन वर्ब यूज़ कर दिया है। ठीक है, ऑल राइट। अब एक और देखिए, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथ, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथ। अब आप देखिए यहाँ पर इसका हमें पैसे बनाना है। फेल्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और ये स्मूथ यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब को आप बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं बिना मीनिंग में चेंज लाए हुए। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को आप बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर दो, कोई मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लिंकिंग वर्ब की जगह द फैब्रिक फेल्ट था तो हमने इसकी जगह वॉज कर दिया, द फैब्रिक वॉज स्मूथ। ठीक है, द फैब्रिक वॉज स्मूथ, अब हमने लिंकिंग वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दिया, कोई मीनिंग में चेंज नहीं आया, द फैब्रिक वॉज स्मूथ। ठीक है, अब ये फेल्ट जो है ये एक्शन वर्ब भी है। ठीक है, तो द फैब्रिक वॉज स्मूथ व्हेन, अब जब एक्शन वर्ब बनाएंगे तो आप इसको पैसे बना सकते हैं, व्हेन इट वॉज फेल्ट। ठीक, अब यहाँ पर ये एक्शन वर्ब शो कर रही है। ठीक है, तो द फैब्रिक वॉज स्मूथ व्हेन इट वॉज फेल्ट, अब भी सेम मीनिंग रहा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आप एक देख लीजिए, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। फील, स्मेल, टेस्ट ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनका जब ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे तो इनका पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन ये एक्शन वर्ब भी होती हैं, और जब एक्शन रिप्रेजेंट करेंगी तब इनका पैसिव पॉसिबल है। फिर मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब को आप बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर दो, उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। ये फेल्ट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, इसकी जगह हमने वॉज जो है जो कि बीई की फॉर्म है उससे इस फेल्ट वर्ब को रिप्लेस कर दिया, इसको एज इट इज उतार दिया स्मूथ को, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो अब भी मीनिंग वही रहा। ठीक है, फिर बाद में हमने इस फेल्ट को एज एन एक्शन वर्ब यूज कर लिया और फिर उसका पैसिव बना दिया। समझ में आ गया? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिए अच्छे से। ठीक है, 2 बार, और जिसको लिंकिंग वर्ब अगर समझ में नहीं आए तो हमें कॉल कर देना, बता देंगे फिर से। ठीक है, वैसे ऑफलाइन में इंशाल्लाह लिंकिंग वर्ब एक बार और पढ़ा देंगे इन डिटेल। ऑल राइट, एक और देखिए, द डिश स्मेल्ट डिलीशियस। ठीक है, जो भी डिलीशियस पढ़े, कुछ भी पढ़े, द डिश स्मेल्ट डिलीशियस। अब यहाँ पर ये जो स्मेल्ट है वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब आपको और ये जो डिलीशियस यहाँ पर एडजेक्टिव है वो इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बताया आपको कि लिंकिंग वर्ब को आप बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो द डिश स्मेल्ट डिलीशियस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिश वॉज डिलीशियस। अब जब द डिश वॉज डिलीशियस, स्मेल्ट की जगह हमने वॉज का यूज़ कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि वो V2 फॉर्म में था। द डिश वॉज डिलीशियस, भी ये बीई की फॉर्म है, अभी कोई मीनिंग चेंज नहीं आया, वही मीनिंग है, द डिश स्मेल्ट डिलीशियस। ठीक है, तो द डिश वॉज डिलीशियस, अब आपने यहाँ पर लिंकिंग वर्ब को एक बार बीई की फॉर्म से रिप्लेस कर दिया। अब इस स्मेल्ट को अभी मैंने बताया फील, स्मेल, हेयर, इनको आप एक्शन भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो अब आप इसको एज एन एक्शन वर्ब आप यूज करिए और उसका पैसिव बना दीजिए व्हेन कंजंक्शन का यूज करके। द डिश वॉज डिलीशियस व्हेन इट वॉज
स्मेल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने डिश बहुत अच्छी थी जब इसको स्मेल किया गया, जब स्मेल करेंगे तो बहुत डिलीशियस फील कर रहा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, सो ये 3 इंपॉर्टेंट थे कि लिंकिंग वर्ब का तो पैसिव नहीं बनता है। फील, हेयर, स्मेल को आप एज एन एक्शन यूज कर सकते हैं और उसमें याद क्या करना है कि लिंकिंग वर्ब को बीई की फॉर्म बिना मीनिंग को चेंज किए हुए रिप्लेस कर देती हैं और हमने वहाँ पर पहली बार में उसको बीई की फॉर्म की जगह रिप्लेस किया, बाद में उस लिंकिंग वर्ब को एज एन एक्शन वर्ब यूज कर लिया और उसका पैसिव बना दिया। गॉट द पॉइंट? यस, ठीक है। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में ये वाली बात आती हो कि सर आपने पढ़ाया है कि लुक भी लिंकिंग वर्ब है या स्टैटिव वर्ब है और इसका लुकिंग क्यों हो गया, तो हमने ये बताया था लुक लिंकिंग वर्ब और स्टैटिव वर्ब है, लेकिन लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है और इसका तो आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। तो लुक इनटू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ये ठीक है, जिसके दिमाग में ये अगर सवाल आ रहा था कि आईएनजी फॉर्म गलत है तो वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है, द मैटर इसका ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट बना दीजिए, द मैटर इज बीइंग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लुक्ड, द मैटर इज बीइंग लुक्ड, ठीक है, इनटू, लुक्ड इनटू बाय देम, ठीक है। ये इसका पैसिव बन गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। आप देखिए, ही हैज टेकन डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आप देखें, टेकन डाउन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब नोट डाउन होता है। सब्जेक्ट ही हो गया, हैज जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पूरा का पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर हैज टेकन है, सो अब इसका पैसिव बनाएंगे तो अब हैव बीन टेकन हो जाएगा, हैव बीन टेकन, ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन टेकन बाय हिम। इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऑल राइट, सो पैसिव, ये एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट बच्चों के समझ में नहीं आता, आप इसको 2 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेना और हम इसके आपको क्वेश्चंस भी पीडीएफ में फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव, बहुत गर्मी हो रही है। दे शुड नॉट गिवन अप द स्ट्रगल। अब आप ये देखिए, दे शुड नॉट गिवन अप द स्ट्रगल। दे शुड नॉट गिवन अप द स्ट्रगल। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को। दे शुड नॉट गिवन अप द स्ट्रगल। अब आपको बनाना है यहाँ पर द स्ट्रगल जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, शुड वहां पर मॉडल हो गई, गिवन अप मेन वर्ब हो गई। अब आप द स्ट्रगल को सब्जेक्ट बना दीजिए, द स्ट्रगल, ठीक है। मॉडल्स तो चेंज नहीं होते सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, तो द स्ट्रगल मॉडल वही रहेगा, शुड नॉट। अच्छा, अब गिवन अप है, इसको पैसिव में बनाना है तो मॉडल्स के साथ पैसिव, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द स्ट्रगल शुड नॉट बी गिवन अप बाय देम। हमने बताया कि मॉडल्स के साथ आपको पैसिव कैसे बनाना है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस बी। मॉडल्स के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो और बी खुद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल प्लस बी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दे शुड नॉट बी गिवन अप स्ट्रगल। ऑल राइट, एक और देखें क्वेश्चन नंबर 30, दिस वाज 36 एंड 37। वी कांट एग्री टू द ऑफर, वी कांट एग्री टू द ऑफर, वी कांट एग्री टू द ऑफर, पूरा क्या लिख देते हैं, ठीक है। वी कांट एग्री टू द ऑफर, ठीक है। एग्री यहाँ पर मेन वर्ब, ये द ऑफर इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा आप एक बात और समझिए, बाई प्रीपोजिशन का आप यूज तभी करेंगे जब सब्जेक्ट डूअर हो, ठीक है। अगर डूअर के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा ये नहीं कि हर उसमें भी बाई प्रीपोजिशन का लगा दें आप यूज, ठीक है। सो वी कांट एग्री टू द ऑफर। अब आप देखिए यहाँ पर द ऑफर ऑब्जेक्ट है, वहां जाके सब्जेक्ट बन जाएगा द ऑफर, ठीक है। मॉडल तो चेंज नहीं होते, कैन नॉट, द ऑफर कैन नॉट। अच्छा लेकिन अब हम इसका तो बना सकते हैं ना पैसिव, मॉडल के साथ अगर पैसिव बनाना है तो आप बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, द ऑफर कैन नॉट बी एग्रीड, द ऑफर कैन नॉट बी एग्रीड, द ऑफर कैन नॉट बी एग्रीड। कितनी कितनी वो लिख दी हमने जी, द ऑफर कैन नॉट बी एग्रीड। अब सब्जेक्ट लिख दीजिए बाय अस, ठीक है। ये कैन नॉट के बीच में गैप था, ठीक है, ये गैप है, अलग अलग है। द ऑफर कैन नॉट बी एग्रीड बाय अस। इतना समझ में आ गया किस तरीके से हम बना रहे हैं? ऑल राइट। फसल का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। अब आप देखें, somebody stole my books, somebody has कर लीजिए आप यहाँ पर, somebody has stolen my books, somebody has stolen my books, my books यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया इस हैज स्टोलन वर्ब का। अब आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? माई बुक्स। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, सो ये प्लूरल आ जाएगा। अब इसका पैसिव बनाना है तो हैव बीन स्टोलन, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन। अच्छा अब ये देखिए, समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो अगर आप यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है तो बाई समबडी ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते क्योंकि वहां पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर माई बुक्स हैव बीन स्टोलन सिर्फ इतना लिखा हुआ है तब भी ठीक है, वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर बाई समबडी नहीं दिया तो ये सोचना कि बाई समबडी देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सर्टेनिटी नहीं है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है मेंशन करना। अगर वहाँ कोई ही शी कोई एक डेफिनिट सब्जेक्ट होता तो उस केस में हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, आप इतना याद रखिए। समबडी क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा अब आप देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। आपको हमने वन का केस बताया था, वन एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट केस में आप यूज करेंगे तो उसके अपने खुद के पर्सनल केसेस आएंगे, ठीक है। सो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अच्छा अब यहाँ पर ये वन जो है, वंस एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए अब आप ऐसे तो नहीं करेंगे, जब डेफिनिट नहीं हो तो उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया करिए। तो अब आप यहाँ वंस ना लिख के वंस प्रॉमिस ना लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेफिनेट नहीं है। हो सकता है कि वन कोई औरत हो सकती है, आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है,
ठीक है। तो आप इसकी जगह सीधे प्रॉमिस लिख दीजिए, आप प्रॉमिस। अब मॉडल है तो मॉडल का तो चेंज नहीं होता, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। वंस क्यों नहीं लिखा, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वजह समझ में आ गई, क्योंकि वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो उस केस में आपको मैंने पैसिव में बताया था कि पैसिव में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि डूअर। और डूअर कब इंपॉर्टेंट होगा, अगर डूअर सर्टेन हो, ठीक है, तो उस केस में आप डूअर को लिख दीजिए बाई प्रीपोजिशन के साथ। अगर उसमें भी अब जब डूअर बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो तब आपको जरूरत नहीं है लिखने की डूअर को, ठीक है, पैसिव में। तो इसी वजह से वंस है यहाँ पे इंडेफिनिट, तो यहाँ पर आपको वंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉमिस लिख दीजिए, आप प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इस समझ में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आप देखिए, आपको एक और क्वेश्चन, nobody laughed at the man, nobody laughed at man। फिर nobody एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, the man जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, laughed at जो है वो फ्रेज है, ठीक है। तो अब आप इसका बनाएंगे, द मैन वॉज लाव्ड एट, ठीक है, बाय नोबडी। अब यहां पे बाय नोबडी आप कर दीजिए, नोबडी, द मैन वॉज लाव्ड एट बाय नोबडी। एक तो ये बन गया। चलिए अब एक दूसरा और बना सकते हैं कि हमने बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को नहीं लिखना होता है जब सर्टेनिटी ना हो। तो अगर उस केस में ये, चलिए अगर ऐसा दिया तब तो ठीक है, और अभी मैंने आपको बोला कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप जब पैसिव में लिखते हैं तो उनको नहीं लिखते हैं। सो आप फिर क्या कैसे बनाएंगे, द मैन वॉज लाव्ड एट। अब मैं इस नोबडी, तो ये तो ऑप्शनल हो गया, द मैन वॉज लाव्ड एट, चलिए नोबडी बाय नोबडी ठीक है, द मैन वॉज लाव्ड एट इतना भी तो हम कर सकते हैं, ये भी ठीक होना चाहिए। लेकिन जब आप नोबडी को बाय प्रीपोजिशन के साथ यूज नहीं करेंगे तो उस केस में अब आप देखें, नोबडी एक निगेटिव सेंस रखता है, निगेटिव सेंस, और जब आप नोबडी का यूज नहीं कर रहे हैं बाय प्रीपोजिशन के साथ, और आपको पहले दिन ही मैंने आपको बोला है कि एक्टिव और पैसिव में टेंस और मीनिंग दोनों सेम रहना चाहिए। नोबडी वहां पर नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, पैसिव में आप जो है वो सब्जेक्ट में इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, डूअर पे। सो द मैन वॉज लाव्ड एट, नोबडी हमने नहीं लिखा क्योंकि इनडेफिनिट था। अब हमें इसका नेगेटिव मीनिंग भी तो कंटेन करना है, तो अब यहाँ पर आप जब नोबडी नहीं लिखेंगे तो नॉट लिख देंगे, द मैन वॉज नॉट लाव्ड एट। अगर आप नोबडी लिख रहे हैं तब तो वहां नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नोबडी नहीं लिख रहे हैं तो अगर निगेटिव मीनिंग कंटेन करने के लिए आपको नॉट एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो ओवरऑल बात ये है कि इनडेफिनिट डू नॉट यूज indefinite pronoun in passive sentences। indefinite pronoun का यूज आप पैसिव सेंटेंसेस में नहीं करिए। ये समझ में आ गया किस तरीके से क्या है। लेकिन अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहां पे आपको यूज नहीं करना है, लेकिन मीनिंग को कंटेन करने के लिए वहां किसी नेगेटिव नो या नॉट का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको ये वाला एग्जांपल बता दिया, ठीक है। सो डू नॉट यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन इन पैसिव सेंटेंसेस। व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट देम, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एनीवे अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही डज नॉट ट्रस्ट
एनीबडी, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी। अच्छा, हमने आपको बनवाया, चलिए एनीबडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये एक बहुत ही मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसको तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही डज नॉट ट्रस्ट, whom he does not trust anybody। चलिए, तो अभी इस ऑब्जेक्ट को तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी लगाइए। तो अब आप इसका बनाएंगे एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय हिम, एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय हिम, ठीक है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आता होगा सर अभी तो आपने बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का आपको यूज़ नहीं करना पैसिव में। चलिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर लेके आएंगे? इट तो नहीं लिख सकते, देयर वो भी नहीं लिख सकते, वहाँ पे एनीबडी की मतलब इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो गया। जहाँ पर ऐसा केस हो तो वहाँ पे तो आप यूज़ कर देना। एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय हिम, चलिए ये तो पैसिव बन गया, बिल्कुल सारा ठीक, लेकिन स्टिल इट इज़ गलत, ठीक है। क्यों गलत है वो आप देखिए। He does not trust anybody, anybody is not trusted by him। क्यों गलत है? इसकी वजह, एनीबडी को ये प्रोनाउन में हमने पढ़ाया था, एनीबडी को हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में, और इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। अगर जिसने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो उसको फौरन रिलेट कर पाएगा, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है एनीबडी के साथ, क्योंकि ठीक है। तो एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय हिम, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये गलत हो गया, हमें मीनिंग पैसिव में सेम रखना पड़ता है। अच्छा, पैसिव में मीनिंग आप सेम रखेंगे तो एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय हिम, ये तो ठीक नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे आप? तो इसके इक्विवेलेंट कोई नेगेटिव वर्ड लिखिए और इसके इक्विवेलेंट प्रोनाउन में आपने पढ़ा है कि एनीबडी की जगह नोबडी लिख दीजिए। अब नोबडी इज ट्रस्टेड बाय हिम, ये ठीक हो जाएगा। अब देखो, नोबडी खुद नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो अब इसमें आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है और मीनिंग दोनों का सेम हो गया। एनीबडी को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एनीबडी के साथ कभी नेगेटिव वर्ड नहीं आता, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। ये सारी बातें प्रोनाउन में पढ़ाई हैं हमने आपको, ठीक है। अगर याद होगा तब तो चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो फिर बाउंस होंगी, कैसे कर रहे हैं। टाइम क्या हो गया? टाइम देखो कितने घंटे का हो गया। अच्छा, तो कोई नहीं, अब ये इस वाले को खींच देते हैं, एक मिनट देखें कितना और है। चलो फिर इतना ही रोके, ऑल राइट, नेक्स्ट लेक्चर में